हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और दिस इज माय क्वालिफिकेशन। मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपका है चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और इसका ये क्लास 4 है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे 100% कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीरियस हो करके करना। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आपको आसानी से सिलेक्शन दिलवा देगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अप्रॉक्स 50 मार्क्स का पेपर आपका इस सेक्शन से आने वाला है ना। तो इस हिसाब से पढ़ो कि 45 प्लस आसानी से स्कोर कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से कंसेप्चुअल स्टडी करोगे। सिंगल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में आपको करना पड़ेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रिपरेशन टॉप 50 और टॉप 100 MCQs डिस्कशन देखने से इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज पहले थ्योरी कवर करना पड़ेगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हेल्प से अच्छे से देखेंगे, फिर दुनिया भर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग क्लास 4 देख रहे हो, आप लोग जा करके क्लास 1, 2, 3 देखना, फिर आपको क्लास 4 देखना है। ये बुक है जो आप सभी के पास होना चाहिए। If you are following unlimited education platform for this subject, then you must have to follow this book, okay? और after CBT 2 exam, again you have to come at this platform for psycho test preparation। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी बच्चे हो, ये 3 जगह पे जरूर रहना। ये एक चैनल है, जैसे ही कोई वीडियो आता है या कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आता है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का डेडिकेटेड ग्रुप है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही डिस्कशन होगा। और ये साइको टेस्ट का ग्रुप है, इसमें आप सभी को अभी से रहना है। कम से कम 70 से 75 हजार बच्चे इस ग्रुप में आने वाले हैं, है ना। अभी आप साइको टेस्ट के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे हो। जैसे ही आप CBT 2 पास करोगे, आप अपने आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। आप ध्यान देना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग काफ़ी चैनल वाले पढ़ा रहे होंगे, लेकिन वो लोग साइको टेस्ट का नाम नहीं लेते होंगे, है ना। क्योंकि साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है और इसके लिए आपको फिर से अनलिमिटेड एजुकेशन पे आना है। यहाँ पे मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इस पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। इस चैप्टर को आप जितना अच्छा से कवर करोगे, आपका पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर है ना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, सभी का आपको फिजिकल यूनिट जितना भी है उसका आपको डायमेंशंस पहले से आता होगा, फार्मूला पहले से आता होगा, यूनिट्स पहले से आता होगा। और इस तीनों के बेसिस पे ऑप्शन रिजेक्शन मेथड जब मैं आपको बताऊंगा, जिसके हेल्प से आप पेपर सॉल्व करोगे, तो हर एक चीज का कंसेप्ट आपका यही चैप्टर दे रहा है। इस वजह से मैं इस चैप्टर को काफी अच्छे से डील कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ये सब मैंने बताया हुआ है। आज इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपका डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को ख़त्म करूँगा। उसके नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेज के बारे में बात करेंगे। फिर एक क्लास लेंगे जिसमें मैं ये सब कवर करूँगा। और उसके बाद जो भी क्लास होगा वो पूरा का पूरा 140 प्लस MCQs जो इस बुक में मैंने दिया हुआ है, सब कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जिस हिसाब से आपका चैप्टर 1 में कवर कर रहा हूँ, सेम वे में आपका पूरा का पूरा 15 चैप्टर इस बुक का कंप्लीट करूंगा। क्लास 3 में मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना, वेट, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन,
लीनियर मोमेंटम, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इम्पल्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, ये सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो ये क्लास थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो आपको अच्छे से देखना है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वर्क, एनर्जी एंड पावर, यहाँ पे जो बता रहा हूँ अच्छे से देखो। फिर आप एक चैप्टर भी है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, वर्क, एनर्जी एंड पावर। जब मैं उसको कवर करूँगा तो आप समझ सकते हो कि 10% सिलेबस आपका यहाँ से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यूनिट के बारे में बात करें तो देखो, वर्क ये होता है आपका एफ एक वेक्टर है, आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। डॉट एस है ना, ये डॉट प्रोडक्ट होता है आपका, ये क्या है, ये है फोर्स और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, और आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ए एक वेक्टर होता है और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये होता है आपका इस तरह से, है ना, इस तरह से आपका होता है। और ये आपका मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पे आपका क्वेश्चन आता है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ कुछ सोच करके बता रहा हूँ, आपको अच्छे से सब कुछ देखना है। तो यहाँ से आप लोग वर्क का डेफिनेशन लिख लेना। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये समझ में आया। अब फोर्स आपका वेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। जो लोग क्लास 1, 2, 3 ये हो गए, आपको ये सब आता होगा। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो वर्क है आपका स्केलर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैं हर एक लाइन जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलूंगा आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। वर्क है आपका स्केलर, ये है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है, ये आपको पता चला। तो जो लोग बोलते हैं ना कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बेसिकली ये डेफिनेशन गलत है। रियल में आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है ना। तो इसको आप लोग याद रखना, एफ एस कॉस थीटा। अब जैसे कि एक डायग्राम है आपका, यहाँ से आप समझ जाओगे। ये आपका एक रफ सरफेस है और ये कोई आपका ब्लॉक है ना, और आप यहाँ से इसको खींच रहे हो ऐसे, ये आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ये फोर्स, और मान लो ये ब्लॉक इधर आपका मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे थीटा, ये है एस। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा यहाँ से निकालते हैं। और जब आपका इस तरह से रहेगा और ऐसे होगा, है ना, और आप यहाँ से लगाओगे फोर्स ऐसे, तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा। तो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो फिर फॉर्मूला जो होता है वो एफ एस हो जाता है। किस केस में, जब एंगल 0 डिग्री होता है। जब एंगल आपका दिया होगा तो एंगल का वैल्यू आप रखोगे और फिर आप वर्क कैलकुलेट करोगे। तो इतना आपको समझ में आया। तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग
if force into displacement ठीक है। अब चूंकि यूनिट का बात कर रहे हैं तो वर्क का यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट होता है जूल। तो यहाँ पे आप लोग जूल, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं, एनर्जी जो होता है इसका भी होता है जूल, इसका भी होता है जूल। यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं ताकि आप रिलेट कर सकते हो। तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है और दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। तो वो मैं डायमेंशन के समय में आपको बताऊंगा, फिलहाल आपको इतना समझ में आया। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है आपका द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, है ना। द कैपेसिटी टू डू वर्क या द एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और यूनिट है आपका एनर्जी का जूल। अब थोड़ा सा पावर के बारे में देखो। पावर जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, टाइम। तो यहां से अभी मैंने आपको बताया एनर्जी का यूनिट होता है जूल बटे सेकेंड, है ना। तो ये आपको पता चला। और जब एनर्जी बटे टाइम आप कह सकते हो तो इसी को आप वर्क बाय टाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम और वर्क बाय टाइम, और इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इजी बता रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है कि मैं क्या सोच करके इतना डीपली बता रहा हूँ। अब पावर का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो आप कह सकते हो कि इसको वाट बोलेंगे, है ना, इसको भी वाट बोलेंगे। तो वाट इक्वल टू जूल बट्टे सेकेंड, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ जाओ। वाट इक्वल टू जूल बट्टे सेकेंड होता है। हम लोग सिर्फ रिलेशन से रिलेशन निकालेंगे। वाट इनटू सेकेंड क्या होता है? जूल, ठीक है। उसी तरह से पावर इनटू टाइम क्या होगा? एनर्जी। पावर इनटू टाइम क्या होगा? वर्क। तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब अभी मैंने आपको बताया पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो आप यहां से बोलोगे कि पावर इनटू टाइम इक्वल टू एनर्जी होता है, ठीक है। अब एक फेमस क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है। तो इसका डेटा मैंने क्लास 1 में शायद बताया था, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? इसको लिखेंगे 3.6 मेगा जूल, इसको लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, ठीक है। इसको लिखेंगे 3600 किलो जूल, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यू हैव टू चूज द राइट आंसर। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसका यूनिट है, वर्क का, एनर्जी का, पावर का। तो वर्क तो कह ही सकते हो, लेकिन आपका आंसर होगा एनर्जी का। क्यों? आप इससे पकड़ोगे। ठीक है, अभी मैंने बताया यहाँ पे देखो किलोवाट ये है पावर और एच ये है आवर यानी कि टाइम, और पावर इंटू टाइम कितना होता है, यहाँ पे देखो ये होता है एनर्जी। ठीक है, सिर्फ मैं एक दूसरे को रिलेट करके बता रहा हूं कि कैसे घुमाया जाता है, तो इतना आपको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वाट जूल। अब यहां से देखो, डेटा से आंसर निकालना सीखो। एक तो आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, और दूसरा पूछा जाता है कि आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है या इसका जो मान होता है ये बेसिकली ये क्या है, तो आप बोलोगे ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि ये एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना होता है, और यहाँ पे जूल है, और जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट है, इसीलिए समझेंगे कि ईवी जो है ये एनर्जी है। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, 1 kgf आप सभी को आता होगा, जो लोग क्लास 1, 2, 3 देख चुके हो। ये होता है 9.81 न्यूटन। क्या होता है? 9.81 न्यूटन। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि वर्क जो होता है जब हम लोग थीटा 0 डिग्री लेकर के चलते हैं, तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। न्यूटन मीटर। देखो लिंक कैसे कर रहे हैं, 1 kgf। अब मैं बोलूंगा 1 kgf मीटर। ठीक है, मीटर। तो आप बोलोगे 1 kgf का वैल्यू है 9.81 न्यूटन और मीटर। और न्यूटन मीटर क्या होता है, यहां से देखो ये वर्क होता है, यानी कि जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9.81 जूल। इस तरह से आपको डेटा घुमा घुमा के जो है सो पूछेगा। सब कुछ बताएंगे, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा कि मैंने ये सब क्यों बताया आपको। तो ये आपको फिलहाल समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, पावर का एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया हुआ है। एचपी, 1 एचपी जिसको हॉर्स पावर बोलते हो। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। तो ये आपको पता है कि 1 एचपी जो होता है वो 746 वाट होता है। एक क्वेश्चन होता है 1 मेट्रिक हॉर्स पावर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 735.5 वाट। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि मेरा मेट्रिक हॉर्स पावर से ज्यादा होता है 1 एचपी हॉर्स पावर। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1 मेट्रिक, बेसिकली मेट्रिक हॉर्स पावर और नॉर्मल हॉर्स पावर में क्या रिलेशन है। तो 1 मेट्रिक हॉर्स पावर जो होता है
ये होता है आपका 0.9863 HP। अगर ये नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट डेटा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 0.5 भी छोड़ो, 735 अगर आपको याद है, 746 आपको याद है, तो यहाँ से आप इतना डिवाइडेड बाय इतना करके आप वैल्यू निकाल के आंसर कर सकते हो। क्लियर। अब एक फेमस क्वेश्चन यहाँ से आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग 1 ATM भी बोलते हैं, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोग पढ़े होंगे 760 mm ऑफ Hg ये होता है। अब यहाँ से आप बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और एक होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा, इसको अगर आप 100 इंटू 10⁻³ करो तो ये आपका हो जाएगा 1.01325, और ये आपका हो जाएगा 101 101.325, है ना, ये आपका है। और ये है आपका किलो पास्कल, है ना, ये 1000 हुआ। ओके, तो इसको एक साथ किलो पास्कल ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ATM। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। इसको स्मॉल t कर दो ऐसे, ठीक है, 1 ATM। देखो, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो कुछ सोच करके पढ़ा रहा हूं, है ना, इतना डीपली, तो आपको अच्छे से सब कुछ करना है। जब मैं पढ़ाने में पीछे नहीं हो रहा हूं तो आपका तो करियर का सवाल है, आपको तो अच्छे से पढ़ना है ना। जब सामने वाला टीचर अगर पढ़ा रहा हो मन से, तो आपका क्या जाता है, आपको तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चार्ज के बारे में और मास के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो इस पे होता है निगेटिव चार्ज, ये आपको पता होगा। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पता होगा। और ये होता है आपका न्यूट्रल। इसको आप लोग यहां से भी पकड़ सकते हो, है ना, न्यूट्रल। ठीक है, अब वैल्यू जो होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और सेम यही वैल्यू आपका इसका भी होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपका निगेटिव होता है और ये आपका पॉजिटिव होता है, और ये होता है आपका 0। तो ये आपको पता चला, इस सब को याद रखना है आपको। तो यहाँ पे जो हम लोग बात किए हैं, ये किसके बारे में बात किए, ये चार्ज के बारे में बात किए हैं, चार्ज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मास के बारे में बात कर लेते हैं। नोट्स बना के रखना आप लोग, क्विक रिवीजन पर्पस में हेल्प मिलेगा एग्जाम टाइम से 1 वीक पहले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, आप लोग को ये सब आता होगा, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1.67 इंटू
10⁻⁻27 kg। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास में या मास के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, या इसमें से कौन सा हेवियर है कौन सा लाइटर है, तो आप इस दोनों में कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे तक याद रखते हैं। ये है आपका 1.6726 और ये है 1.6749। मतलब न्यूट्रॉन जो है ना वो थोड़ा सा हेवियर होता है प्रोटॉन से, है ना। तो इसमें से सबसे हेवियर कौन हुआ आपका, तो आप बोलोगे सबसे हेवियर है मेरा न्यूट्रॉन, उससे कम हेवियर है प्रोटॉन और उससे कम हेवियर है इलेक्ट्रॉन, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इसको स्मॉल n समझो ऐसे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ये है आपका लाइटर और ये है आपका हेवियर। ठीक है, तो ये सब आपको पता चला। अब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग AMU भी बोलते हैं, AMU। और मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 AMU जो होता है वो होता है 1.66 इंटू या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सारा डेटा आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसका डेफिनीशन, कि ये एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, है ना। यहां से काफी एक फेमस क्वेश्चन आता है कि C12 या C14, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आंसर C14 करेंगे या आंसर C12 करेंगे। अगर आपको ये याद है ना तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, 12 है तो 12 वाला आंसर करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे आपका कैपेसिटेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में। ध्यान से देखना, ये अच्छे से यहाँ पे समझो। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आपका एक चैप्टर है, वहां पे काफी हेल्प मिलेगा। जब वहां पे थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे ना तो आपको ये सब पहले से आता होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइटली लेकर के चलूंगा क्योंकि हम लोगों का चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूनिट के बारे में देखेंगे, है ना। और इसका डेफिनेशन वगैरह जो है वो हम लोग जब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे वहां पे देखेंगे। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैराड। ठीक है, इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी। कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे हल्का सा देख लो, आप लोग ये पढ़े होगे, एक तो पढ़े होगे V=IR। ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है और ये आपका रेसिस्टेंस है। ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन आप लोग एक फार्मूला और जानते होंगे, ये दोनों फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है सो याद रखना, R=ρ×L/A। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस दोनों पे
2 से 3 क्वेश्चन तो आप मान करके चलो कि आता ही है। तो यहाँ पे ये आर रेसिस्टेंस है, उसी तरह से ये भी आपका रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये है आपका रेसिस्टिविटी। क्या है? रेसिस्टिविटी। ये है आपका लेंथ ऑफ वायर, अगर वायर का बात कर रहे हैं, और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल एरिया लिखता हूँ। तो ये आपको पता चला। तो ये जो रेसिस्टेंस है, इसको अगर अपोजिट करते हैं तो कंडक्टेंस होता है, और ये जो रेसिस्टिविटी है, इसको अपोजिट करते हैं तो कंडक्टिविटी होता है। इसी चीज को बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आपने देखा कि ये रेसिस्टेंस है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो होता है 1/r। रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। और अभी मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। इसको ऐसे भी लिखते हैं OHM। और ये इनवर्स है ना, इसको आप लिखोगे ना ओम इनवर्स, या इसी को लिखते हैं MHO, मतलब चेंज कर दिए, महो ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन, SIEMEN, सीमेन S। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। सीमेन कंडक्टेंस का यूनिट है, महो कंडक्टेंस का यूनिट है, ओम इनवर्स कंडक्टेंस का यूनिट है, 1/ओम कंडक्टेंस का यूनिट है। और उसी तरह से यहाँ तो रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंट को तो मैंने बता ही दिया, ओम होता है या ओम होता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का ओम, कंडक्टेंस का महो या सीमेन, इंडक्टेंस का हेनरी, और कैपेसिटेंस का फैराड। और रेसिस्टिविटी, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, आर रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L/A। तो ये है आपका रेसिस्टिविटी। ये क्या है? रेसिस्टिविटी। तो R इंटू A/L। ये है आपका ओम, ये है आपका मीटर स्क्वायर एरिया है, और ये है आपका मीटर। ये हुआ आपका ओम मीटर। क्या हुआ? ओम मीटर। क्या है ये? रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हुआ? ओम मीटर। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी का अपोजिट 1/रो। ठीक है, तो 1/ओम मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी को लिख सकते हैं सीमेन मीटर इनवर्स। इसी को लिख सकते हैं महो मीटर इनवर्स। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको याद रखना, इसको हम लोग मेजर करते हैं वेबर, WB से, या बोल सकते हो WEBER, वेबर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वेबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लग गया, यानी कि पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया, तो इसको लिखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली ये जो है ना, वो एक तरह से ये भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी आपका यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं टेस्ला।
याद रखना। और मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट है आपका स्मॉलर यूनिट, जिसको बोलते हैं गॉस। ठीक है, गॉस ये स्मॉलर यूनिट है, आप यहां पे लिख लो स्मॉलर यूनिट। और एक क्वेश्चन और आता है आपका टेस्ला और गॉस में रिलेशन, तो इसको भी आप लोग याद रखना, है ना। टेस्ला और गॉस में रिलेशन, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, इसको याद रखना। ठीक है, तो जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे टेस्ला हुआ, तो यहाँ पे भी टेस्ला होगा। तो ये सब आप लोग समझदार हो। चलो इसके आगे देखते हैं परमियाबिलिटी और परमिटिविटी। परमियाबिलिटी और परमिटिविटी आप लोग देखते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल्स में स्टडी हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में यूनिट बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस बताया था और इंडक्टेंस बताया था। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे कि ये जो इंडक्टेंस होता है ये बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, इसमें यूज होता है ट्रांसफार्मर वगैरह में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपको पता होगा। इस टर्म को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यूज करते हैं, और इस टर्म को हम लोग कैपेसिटर के केस में यूज करते हैं। मतलब मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिक, है ना, इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट इसमें यूज करते हैं। तो जब मैं फेराड बोलूंगा तो आप समझोगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट का बात करते हैं। जब मैं हेनरी बोलूंगा आप समझोगे कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। तो इसी को हम लोग जब पर यूनिट लेंथ में मेजर कर देते हैं ना, तो हम लोगों का वो निकल के आता है क्या, परमिटिविटी और परमियाबिलिटी। जब उसको फॉर्मूला के हेल्प से समझाएंगे तब आप लोग आसानी से समझ जाओगे। बस यहाँ पे ये समझो कि ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है, और ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है तो हम लोग बात करेंगे फैराड पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है, यहाँ पे बात करेंगे हेनरी पर मीटर। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, याद कर लेना। चलो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बेसिकली दोनों जो है वो डेंसिटी का रेशियो होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करता हूँ, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जब मैं रिलेटिव डेंसिटी का बात करूंगा तो आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस।
जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे रेफरेंस सब्सटेंस, है ना। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे ही रेफरेंस में हम लोग वाटर ले लेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोगों का वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई अदर सब्सटेंस लेते हैं तो वो हम लोगों का रिलेटिव डेंसिटी होता है। जैसे मैं यहाँ पे हल्का सा एग्जांपल देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय विथ रेफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्लास। तो बेसिकली ये होता है रिलेटिव डेंसिटी और ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर यूनिट का बात करोगे तो आप लोग समझदार हो, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी कैंसल आउट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होता है, रिलेटिव डेंसिटी भी यूनिट लेस होता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये एग्जाम में, है ना। 4 आपका यूनिट देगा और पूछा जाएगा जो इसमें से कौन डायमेंशन लेस है, और ऑप्शन में रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन में बता दूंगा, अभी फिलहाल समझो यूनिट लेस है ना। ये भी आपका यूनिट लेस है, यूनिट लेस, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलो अब 2-4 टफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे, उसका यूनिट के बारे में देखेंगे और इसका फॉर्मूला के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूला पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका आता है विस्कोसिटी। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला पे मैं फोकस इसीलिए करता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप तुरंत यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बना सकते हो, और ये तीनों का यूज करके जो है ऑप्शन रिएक्शन मेथड का यूज करोगे और फिर एग्जाम में क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई या डी एक्स, है ना। ये बेसिकली मैकेनिकल डिपार्टमेंट का थर्मल साइंस का टॉपिक है ना। और आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने बीटेक मैकेनिकल में ही किया है और एमटेक एनआईटी अगरतला से थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है। वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ओके। तो डी यू बाई डी एक्स भी काफी लोग जानते हैं। तो बेसिकली ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी और ये है आपका चेंज इन लेंथ और ये है आपका विस्कोसिटी, यही है विस्कोसिटी, ठीक है। और ये है आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब मैंने आपको क्लास 1 में या 2 में स्ट्रेस बताया हुआ था कि ये इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स होता है, जस्ट लाइक प्रेशर होता है। और इसका क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। ये क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। और ये होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका स्ट्रेस का, है ना। म्यू इंटू डी यू चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं आपको बता चुका हूं कि वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी ही ना। तो ये हुआ आपका मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन लेंथ, तो लेंथ है चेंज इन लेंथ, तो ये हुआ मीटर। तो ये आपका कैंसिल आउट होगा। ये है आपका म्यू, मैं विस्कोसिटी को एज इट इज रख रहा हूं बाय सेकेंड। तो यहां से आप म्यू निकालोगे, है ना, यहां से आप म्यू निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये है आपका विस्कोसिटी का यूनिट। आप लोग इसको याद मत करना, काफी लोग रट्टा मारते हो, रट्टा कभी नहीं मारना है। जो चीज समझ के ला सकते हो उसको याद नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड को बचा करके रखो, है ना। आगे बहुत कुछ है,
जिसके लिए आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो ये छोटा छोटा चीज में मैं अगर बोलूँ जहाँ पे याद करनी वहां पे याद करना, बाकी आप लोग इसको समझो। ठीक है, चलो अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ माना जाता है, मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, है ना, जिसमें आपका ये होता है हीट फ्लक्स। क्या होता है? हीट फ्लक्स। ये होता है आपका चेंज इन हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये टाइम हुआ, ओके। और ये है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। और ये है आपका एरिया, ये है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और ये है आपका चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये आपको पता चला। तो यहाँ पे मैं यूनिट निकाल रहा हूँ, मैं निगेटिव साइन को छोड़ देता हूँ, के को एज इट इज रहने देता हूँ। एरिया है आपका मीटर स्क्वायर, और चेंज इन टेम्परेचर तो ये है आपका केल्विन। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे मैं इसको केल्विन के जगह पे थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि ये के जो है ये आपका यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हुआ आपका थीटा, और ये है आपका चेंज इन लेंथ, तो ये है आपका मीटर, और ये आपका कैंसल आउट हुआ। ये है आपका बेसिकली जूल। क्या है? जूल। तो इसको जूल बोलेंगे, ये हीट है, और ये पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ आपका हो गया के, ये हो गया आपका मीटर, और ये हो गया आपका थीटा। अब यहाँ पे जूल क्या है? जूल को भी हम लोग MLT के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको याद रखना है, एनर्जी और वर्क का याद रखना, ml/T-2, है ना, काफी हेल्प मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे समझो कि जो हुआ वो हुआ आपका जूल बट्टे सेकेंड मीटर थीटा, है ना। यहाँ पे थीटा में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी, तो यहाँ पे इसको लिख लो कि ये थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। और ये है आपका जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स और थीटा इनवर्स, थीटा इनवर्स, और थीटा की जगह आपको अगर मन है तो टेम्परेचर है तो केल्विन इनवर्स कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। इसको देखो, समझो, एक बार कोशिश करो खुद से निकालने का, फिर जब डायमेंशन बताएंगे तो इसी के हेल्प से फास्ट करेंगे, काफी फास्ट। डायमेंशन में मैं टाइम नहीं लूंगा, डायमेंशन में मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, डायमेंशन में बस लिखेंगे और डायमेंशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड जो होता है इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी के पेंडुलम को 4 गुना कर देंगे लेंथ में, है ना, उसके लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
और फ्रीक्वेंसी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि 1/t होता है टाइम पीरियड का अपोजिट। तो यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे आप तो 1/t इक्वल टू होता है 2πL/g। और इसको आगे बढ़ोगे और सॉल्व करोगे तो 1/2π और ये होगा इस तरह से g/l, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप लोग इसको मत याद रखना, माइंड में कंफ्यूजन होगा। आप बस ये याद रखो कि t इक्वल टू 2πL/g होता है और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/t होता है। यहाँ से आप लोग निकालोगे। अब वही बात जो मैं हमेशा बताता हूँ, टाइम पीरियड है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका यूनिट सेकेंड होगा, फ्रीक्वेंसी है इसका हर्ट्ज होगा, ये आपको पता है। और यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये एक नंबर है तो इसको हटाओ, मैं इसको थोड़ा सा आपको डायमेंशन के फॉर्म में यूनिट निकाल करके सिखा देता हूँ। ये है आपका L यानी कि मीटर, और ये है आपका एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन यानी कि LT-2, वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, है ना, LT-2। ये ऐसे, तो ये हुआ ऐसे, ये हुआ आपका सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ आपका सेकेंड। कोई भी जो फॉर्मूला होता है वो डायमेंशनली करेक्ट होता है ना। इधर भी सेकेंड, इधर भी सेकेंड, तो ये सब जब डायमेंशंस बताएंगे वहां पे आपको समझाऊंगा। एक है आपका स्पीड ऑफ साउंड, एक है आपका बल्क मॉडुलस। तो इसको भी देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अनलिमिटेड एजुकेशन का जो कोर्स है ना, पेड कोर्स, वो कॉस्टली है और कंटेंट आप देख ही रहे हो, और यही रीजन है कि इतने बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे पेड कोर्स में प्रिपरेशन करते हैं। पेड कोर्स का एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो, यूट्यूब पे वीडियो हो या कोर्स के अंदर हो, टीचर मैं हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, मेरा ही वीडियो है। यूट्यूब पे आपको एड दिखता है, एडवर्टाइजिंग दिखता है ना, इंट्रोडक्शन पोर्शन, टेलीग्राम ग्रुप, दिस दैट, ये सारा चीज दिखता है। स्ट्रीमिंग करके कोर्स के अंदर सारा कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है, जिसमें आपका काम सिर्फ और सिर्फ अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आप लेक्चर देखोगे, आप नोट्स बनाओगे और आप अच्छे से उसको रिवीजन करोगे। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाओगे, पीडीएफ से आप बार बार रिवाइज करोगे। कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस करोगे। मतलब पेड कोर्स जो होता है वो सीरियस प्रिपरेशन के लिए होता है। वहां पे कोई भी माइंड का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी 2018-19 में जो मैंने पढ़ाया था उसमें लगभग आप कह सकते हो 100+ वीडियोज है ना, जिसमें से 80% वीडियो जो है वो यूट्यूब पे वीडियोज जो है वो हिडन है ना। यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, आपको बस 20% के आसपास वीडियो मिलेगा, जिसको देख करके आप कंप्लीट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल है ना। ये सारा वीडियोज आपको पेड कोर्स के अंदर में है, स्ट्रीमिंग करके। मतलब कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई अननेसेसरी टॉक नहीं, सिर्फ आपका काम है चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट करो, देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर उस चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी आपको कोर्स में मिलेगा, टेस्ट लगाना है, क्विक रिवीजन करने के लिए पीडीएफ भी मिलेगा, है ना। ये सारा चीज आपको पेड कोर्स में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 100% कोर्स कंप्लीट है। 100% कोर्स जो है ना वो कंप्लीट है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक करके लेक्चर ला रहा हूँ, एग्जाम तक लाऊंगा। 15-20 लेक्चर इस तरह से सिस्टमेटिक वे में आपका आएगा। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस या सभी चैप्टर का एमसीक्यूज वगैरह का लेक्चर यूट्यूब पे लाऊंगा। लेकिन एग्जाम तक
इस तरह का कंटेंट हर एक चैप्टर का काफी डिटेल्स में आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा। तो आप लोग जितने भी बच्चे सीरियस हो, मैं सीरियस के अलावा बाकी किसी बच्चों का बात ही नहीं करता हूँ। देखो, कभी किसी पे ट्रस्ट करो या मत करो, लेकिन उस इंसान पे ट्रस्ट जरूर करना जो खुद कभी मेहनत किया हो, है ना। तो मुझे पता है कि सीरियस स्टडी कैसे होता है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे सीरियस स्टडी किया हुआ है ना। जैसे गेट का एग्जाम्पल देते हो आप लोग, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर होगे तो मान करके चलो 3 लाख बच्चे गेट देते हैं, 3 लाख प्लस स्टूडेंट। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक डिपार्टमेंट, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ, ठीक है। तो 3 लाख बच्चे इंजीनियर बनते हैं हर साल मैकेनिकल से, ज़्यादा ही बनते होंगे। 3 लाख बच्चे मैकेनिकल से हर साल गेट देते हैं, और उसमें से सपोज करो आपका रैंक 3000 के आसपास आता है, तो बाकी जो 2,97,000 बच्चा बचा, ये भी तो इंजीनियर है ना। तो गेट क्वालिफाई करना एक अलग बात है, आप रट्टा मार के भी गेट निकाल सकते हो, है ना। अगर गेट का कट ऑफ 24 जाता है तो 24 लाने वाले काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन NIT IIT मिलना थोड़ा सा, अगर आप मैकेनिकल का टॉप मोस्ट ब्रांच जैसे कि मैं थर्मल साइंस से हूँ, तो आपको 45 लाना पड़ेगा, 48 लाना पड़ेगा, 50 प्लस लाना पड़ेगा। तो 24 वाले भी गेट क्वालिफाइड हैं, बट जो ये लाए हैं वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, है ना। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तब जा करके वो गेट में अच्छा मार्क्स लाते हैं, और फिर उसके बाद वो एमटेक करते हैं या हायर डिग्री लेते हैं। तो ये पढ़ने से होता है। आप पढ़ रहे हो, सीट कितना है, 17,000 18,000 के अप्रॉक्स में है, बच्चे कितने हैं, CBT 1 2,80,000 बच्चे पास करेंगे, साइको टेस्ट 1,51,000 बच्चे पास करेंगे, फाइनल मेरिट किसका बनेगा, यही 17-18,000 बच्चों का। तो आपका काम इसमें आना है, और ये जो है ना, वो छिटपुट स्टडी करने से, इस चैनल को उस चैनल को ऐसे वैसे करने से कभी नहीं होगा। आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। मैं अगर इतना टाइम दे रहा हूं तो इसका 2-3 रीजन है। जब आप लोग CBT 2 निकालोगे तब आप मेरे बारे में और ज्यादा जानोगे, है ना। क्योंकि जब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये चैनल क्या है। मैं पूरे इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन रन करता हूं। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं। साइको टेस्ट के मामले में पूरे इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म मैं चलाता हूं, मैं उसका ऑनर हूं, वो मेरा प्लेटफॉर्म है। तो टाइम का वैल्यू आप समझो। मैं इतना टाइम आपको दे रहा हूं, इसका भी कारण है, दुनिया भर के बच्चे यहाँ पेड कोर्स में आ रहे हैं। तो क्वालिटी वाइज स्टडी करो, है ना। हम लोग किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, फील करते हैं कि कैसे पढ़ाई किया जाता है, उसी हिसाब से आपको भी पढ़ा रहा हूँ। आपका काम है उसी हिसाब से पढ़ना। जब मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है आपका V √K/ρ, ठीक है। इसको याद रखना, ये सब पे क्वेश्चन आता है। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये है के, ये है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके V/ρ फॉर्मूला है। कहीं पे B से रिप्रेजेंट होता है, कहीं पे K से रिप्रेजेंट होता है। आपको जैसे समझना है समझो, एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो मेन आपको पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल होता है। अब वो रिप्रेजेंट B से हो या K से हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो
इसको क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। ठीक है, और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब बल्क मॉडुलस जो होता है वो आपका मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है ना। सपोज करो ग्लास का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा, वाटर का कुछ और होगा, तो उसका बल्क मॉडुलस अलग अलग होता है और डेंसिटी भी अलग अलग होता है। आयरन का डेंसिटी कुछ और होगा, है ना, गोल्ड का डेंसिटी कुछ और होगा, वाटर का डेंसिटी कुछ और होगा। तो अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना हो वाटर में, आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना हो गोल्ड में, है ना, आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना हो ग्लास में, आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना हो आयरन में, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला का यूज होता है। आपको फाइनल एग्जाम में दे देगा कि डेंसिटी ऑफ आयरन इतना है और बल्क मॉडुलस ऑफ आयरन इतना है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस जो होता है यहाँ पे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो स्पीड है, साउंड का स्पीड हो या किसी भी चीज का स्पीड हो, है तो स्पीड ना, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये जो है K इक्वल टू या B इक्वल टू आपका होता है माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बट्टे ओरिजिनल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। अब अगर मैं बल्क मॉडुलस का यूनिट का बात करूं तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम और वॉल्यूम, वॉल्यूम है और चेंज इन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही ना, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही मेरा बल्क मॉडुलस का यूनिट होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका मैक नंबर। क्या है? मैक नंबर। ये है आपका ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, है ना, V/C इसको बोलते हैं। या अगर आप इसमें कंफ्यूजन में हो तो आप इसको लिख सकते हो ऑब्जेक्ट स्पीड। ऑब्जेक्ट स्पीड मतलब आप कह सकते हो कि ये मैक नंबर का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू साउंड स्पीड से होता है ना। ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइडेड बाय साउंड स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड। चलो, ये आपको समझ में आया। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि जब मेरा मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, जब मेरा मैक नंबर लेस देन 1 होगा, जब मेरा मैक नंबर इक्वल टू 1 होगा, जब मेरा मैक नंबर ग्रेटर देन 5 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? तो देखो, सब और सुपर ये तो आप लोग जानते होंगे। सब का मतलब ही है कम, सुपर का मतलब ही है ज्यादा, है ना। सुपर का मतलब ही होता है थोड़ा सा ज्यादा, सब का मतलब ही होता है थोड़ा सा कम। तो लेस देन 1 है तो हम लोग बोलेंगे सब सोनिक। क्या बोलेंगे? सब सोनिक। ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग बोलेंगे सुपर सोनिक। क्या बोलेंगे? सुपर सोनिक। सुपर सोनिक। ठीक है, और इक्वल टू 1 होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक। और जब ग्रेटर देन 5 होगा तो हम लोग बोलेंगे हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक। मैं इतना राइट कर सकता हूं तो आप लोगों को भी राइट करना चाहिए। ये सारा चीज आपको राइट करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना है ना। अगर उससे बचना है तो स्क्रीनशॉट मारो, लेकिन याद रखना स्क्रीनशॉट मार के पीडीएफ से, ई बुक से, ये सबसे प्रिपरेशन नहीं होता है। आप सभी के पास इस तरह का हार्ड कॉपी बुक जो है सो वो होना चाहिए पास में, है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप मेरा लेक्चर देखो, इस किताब को पढ़ो एक बार, इस चैप्टर को पढ़ो, किताब को भी नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ पहले एक चैप्टर अच्छे से पढ़ो, उसके बाद लेक्चर देखो, उसके बाद दोबारा से पढ़ो, देखो आपको पूरा चैप्टर आता होगा। जो नहीं आता है उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, रिवीजन करो। कोई दिक्कत होता है, कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करोगे,
टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें डिस्कशन करोगे, ठीक है। हम लोग काउंट करके चलते हैं। आप मान करके चलो कि 100+ क्लास आपका होगा और कंप्लीट आपका 50 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। और उसको अगर आवर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 100 आवर का क्लास होगा, है ना। 5 से 6 घंटे का एक चैप्टर का क्लास होगा और 5 से 6 घंटा ज़्यादा नहीं होता है। 5 से 6 घंटा तो आप लोग मोबाइल चला लेते होगे पर डे, है ना। तो अगर 5 से 6 घंटा देते हो और आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है अच्छे से, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट 2019 ALP CBT 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ। ये जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबका सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, है ना। SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। अब ये ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन भी किस तरह से पूछा जाता है, तो ये आप कैसे बनाओगे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। मैंने आपको बताया था कि ये रेसिस्टिविटी है, तो ये हुआ आपका RA/L। रेसिस्टेंस को लिखते हैं ओम, है ना। और ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, ये खत्म, ओम मीटर आपका आंसर। तो ओम मीटर इस हिसाब से आप करोगे, ठीक है। याद नहीं करना है, जो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो वो चीज आप याद नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इक्वल टू हाउ मैनी जूल। बताओ, ये सब आपको आता होगा, है ना। अब आप लोग मास्टर बन चुके होंगे। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जूल वहां पे है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, है ना। अगर आपसे पूछता यहाँ पे मेगा जूल रहता तब आप क्या करोगे, तो वैल्यू क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये वैल्यू होता है। तो इसको लिखेंगे 3.6 इंटू वाट 10⁶ जूल है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल, या इसी को लिखेंगे 3600 किलो जूल। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक बार, सिर्फ एक बार ये जरूर पढ़ना कि पूछ क्या रहा है ना। काफी काम आएगा, काफी हेल्प मिलेगा। जब आप लोग आंसर शीट मिलाते होगे तो देखते होगे ये पूछा था, ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दिए रहते। और मैंने बोला है ना आपको, एक क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब आप 1.33 मार्क्स पीछे जाते हो और सिलेक्शन तो 0.003 पे रुक जाता है। तो एक बार क्वेश्चन का आंसर करने से जस्ट पहले ये जरूर चेक कर लेना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, काफी काम आएगा। चलो, वाट पर स्टेरेडियन। अब बताओ, इतना आप पढ़े, मैंने इतना आपको पढ़ाया, आप कहीं और से भी पढ़े होगे थ्योरी क्लास। ये क्वेश्चन देखो कैसा आया हुआ है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, इसको आप कैसे बनाओगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल्स में सब कुछ बताता हूँ। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। अब रेलवे कुछ भी पूछ देगा तो इसका गारंटी कौन लेगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों को हेल्प करता है ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप जानते हो कि परमिटिविटी का क्या बताए थे, फैराड पर मीटर। मैंने आपको परमिएबिलिटी का क्या बताया था, हेनरी पर मीटर। मैंने आपको कंडक्टेंस का क्या बताया था, सीमेन, रेसिस्टेंस का अपोजिट, तो इसको बोलोगे सीमेन या महो।
तो इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आऊंगा, ये होगा मेरा राइट आंसर। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। अब इसका चर्चा जब चल ही चुका है तो थोड़ा सा इसको भी देख लो कि ये रेडियंट इंटेंसिटी होता क्या है। तो ये होता है बेसिकली रेडियंट फ्लक्स एमिटेड या ट्रांसमिटेड या एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जैसे ही ये सॉलिड एंगल आया तो यहां से भी आप पकड़ सकते हो कि स्टेरेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो आप यहां से भी आंसर कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है सीमेंस इज द यूनिट ऑफ। अब देखो ऑप्शंस है आपका, तो ये अब आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन 11 है डैश इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप यहाँ पे देखो, जैसा मैंने बताया था तो आप देखे होंगे कि सेकंड का, मीटर का और केल्विन का इनवर्स था और साथ में जूल था। तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, या आप निकाल भी सकते हो, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो निकालो, नहीं तो ये तो शॉर्टकट है कि जूल है और बाकी 3 का इनवर्स है ना। देखो टाइम लगता नहीं है ना। आप डायरेक्ट करोगे डी क्यू बाय डी टी डायरेक्ट माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स होता है। ठीक है, एकदम फटाफट। जूल पर सेकेंड के रहने देंगे मीटर स्क्वायर, है ना। इस के को 1 सेकेंड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी मानो इसको। ठीक है, और ये आपका के और ये आपका मीटर, ये आपका ये कैंसल, ये के आपका रहेगा और ये मीटर और के इधर आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा जूल, ये सेकेंड ऊपर, ये मीटर ऊपर, ये टेम्परेचर ऊपर और ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप कितना सेकंड आपको लगा, 20 सेकंड 15 सेकंड आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 फैराड पर मीटर। अब मैंने बताया ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा परमिटिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस का सीमेन होता है और परमिएबिलिटी यहाँ पे है, और यहाँ पे क्वेश्चन है हेनरी पर मीटर, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर, देखो किसी शिफ्ट में आपका परमिटिविटी पूछा, किसी शिफ्ट में आपका परमिएबिलिटी पूछा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है कि द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन। वही बात, हीट हो थर्मल हो कुछ हो, है तो एनर्जी ही ना। तो एनर्जी है तो जूल, है ना। इस हिसाब से आंसर करेंगे। ये टेम्परेचर का होता है, ये पावर का होता है, ये करंट का होता है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता होगा वोल्ट होता है। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है, या मैग्नेटिक फील्ड का भी बोल सकते हो। ये आपका चार्ज का होता है, ये आपका करंट का होता है। ठीक है, स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्रीवियस ईयर है तो इसको देखेंगे, जो नहीं आया है ना उसको भी देखो, है ना, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो सब लोग देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सब लोग देखते हैं, रट जाते हैं। अगर ये आएगा ना तो सब लोग बनाएंगे। जो नहीं आ चुका है उसको देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। 2-4 क्वेश्चन आप बनाओगे ना, दूसरे से आगे निकल जाओगे। जो नहीं आया है वो सब भी देखना है। इस चैप्टर में मैं आपको 145 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। यहाँ पे तो आप 16-17 क्वेश्चन देख रहे हो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन पूरा 145 प्लस क्वेश्चंस आपको देखना है। 1 हॉर्स पावर। अब यहाँ पे मैट्रिक अगर होता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता। 1 हॉर्स पावर पूछा है, 1 हॉर्स पावर 746 आपका वाट होता है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना। वाट पूछा है कि किलो वाट पूछा है कि मेगा वाट पूछा है,
ये भी आपको देखना है। ये जो प्रीवियस ईयर आप पेपर देख रहे हो, तो इसमें मैं जैसे ये चैप्टर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका क्वेश्चन अभी आपको क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मास वेट एंड डेंसिटी का देखेंगे, है ना, फिर आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का देखेंगे। ऐसे करके जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब हम लोग देखेंगे, क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। और जो आपका 145 क्वेश्चंस है जो बुक में है, जैसे यहाँ पे मैं पीडीएफ में भी दिया हुआ हूँ चैप्टर वाइज अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे ये खोलते हैं, एक चैप्टर ही खोल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे तो ये जैसे चैप्टर है आपका बुक का, है ना, तो आप लोग हार्ड कॉपी रखना, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ये देख रहे होगे टोटल कितना क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका टोटल 145 क्वेश्चन है ना। तो इस 145 क्वेश्चंस को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्लियर। और जो बच्चे पेड कोर्स में हो आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हो 116 प्लस क्लास है, 35 प्लस टेस्ट है ना, पीडीएफ है, ये सब है। और जैसे आप लोग सिंपली क्लास में जाना, है ना, और रिकॉर्डेड वीडियोज जो है ना इसमें जाना, है ना, और इसमें चैप्टर वाइज स्टार्ट करो। ये सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है, सारा यूट्यूब का हिडन वीडियोज आपको कोर्स के अंदर मिलेगा ट्रिमिंग करके, विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप इस चैप्टर को खोलोगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 अच्छे से देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, है ना। फिर यहाँ से जाके टेस्ट सीरीज पे जाओगे, और यहाँ भी आपको दिया हुआ है चैप्टर वाइज टेस्ट, इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे जाओगे और अपना टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, कंप्लीट चैप्टर सब कुछ दिया हुआ है, इसको लगाओगे। कोई प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करोगे। और एग्जाम के टाइम पे मैंने आपको एक दिया हुआ इम्पोर्टेंट MCQs PDF, ये है आपका फॉर क्विक रिवीजन पर्पस। क्या है? फॉर क्विक रिवीजन पर्पस। जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको इस तरह से खुलेगा, तो इसमें जैसे क्वेश्चन है और आंसर है, ये आपका क्विक रिवीजन पर्पस के लिए है, देख रहे हो ना, बस देखना है, आंसर देखना है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो कोर्स के अंदर तो सभी को रहना है, और जब आप CBT 2 क्वालिफाई करोगे तो तब आप आओगे इसी वेबसाइट पे, इस टेस्ट सीरीज में, यहाँ पे ALP वाले में आप देख रहे होगे। यहाँ पे जैसे एक का मैं एनालिसिस दिखाता हूँ, इससे आप अंदाजा लगाओगे। देखो यहाँ पे 5,500 बच्चे अभी ये डिपार्टमेंटल वाले हैं, है ना, जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5,500 बच्चे, ठीक है। साइको टेस्ट के बारे में बात साइको टेस्ट के क्लास में करेंगे। जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हो या इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, आप सभी को इस कोर्स में रहना है ना। और कोशिश करना, ई बुक से प्रिपरेशन नहीं होता है, इस बुक को ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का भी, बुक का भी, और टेलीग्राम ग्रुप का भी। लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग क्लास 5 में जल्द ही, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।